नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। एक ऐसा सिस्टम, नाम से ही क्लियर है, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे अंग जिनमें एक जैसा काम होता है। उन सारे ऑर्गन्स को जब हम एक साथ बोलते हैं तो हम सिस्टम कह देते हैं, तंत्र कह देते हैं। अब कहने का मतलब है ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का काम करवाता है, श्वसन का काम करवाता है। अगर आपको सबसे पहले पता हुआ हो क्या कि जो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है ना, श्वसन का मतलब क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो कहने का मतलब है रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम ऐसे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऐसे अंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन अंगों के अंदर क्या, तो आप बताओगे बेटा। हेलो हेलो हेलो, क्या क्लास। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया है आपके बैच में। ये साइंस स्पेशल 30 में क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो चुका है। ओहो हो, कोई बात नहीं है, तो हम नया चैप्टर शुरू कर देते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं हुआ है ना। मैम जी ये क्लास हो चुका है। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट में देख लूं। हम्म, यस यस, यू आर राइट, आपके बैच में हो चुका है रेस्पिरेटरी सिस्टम। राइट राइट राइट, आपके बैच में हो चुका है। एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं हुआ है ना आपके बैच में। चलो कोई बात नहीं, शुरू कर देते हैं। आ जाइए। ये एक बच्चा क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं बच्चा, जिस बैच में नहीं हुआ उसमें बाद में करेंगे, लेकिन साइंस स्पेशल 30 बैच में रेस्पिरेटरी सिस्टम हो चुका है तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग डालो, चेंज कर लो, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस बैच में नहीं हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम पढ़ाएंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हिंदी में बोलते हैं हम उत्सर्जन तंत्र। नाम से क्लियर है, ऐसा ऑर्गन्स का ग्रुप जो हमारी बॉडी में किसका काम करता है। हाँ, आपके बैच में नहीं हुआ है, जिस बैच में नहीं हुआ है डोंट वरी, हम करवाएंगे, इसके बाद करवा देंगे। साइंस स्पेशल 30 वैसे भी नियर टू कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट होने वाला है ना बैच, कोई बात नहीं। चलो सुनिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अरे जिस बैच में नहीं हुआ है अनुरेश, हम करवा देंगे, डोंट वरी, कोई बात नहीं। आपको पढ़ना एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, आपको पढ़ना रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो गया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हो गया है। अरे बाबा, एक मिनट रुको, मैं एक बार देख लेती हूँ। एक सेकंड दो मुझे, क्या साइंस स्पेशल 30 में ये भी हो चुका है। कहाँ हुआ एक्सक्रीटरी सिस्टम, कुछ भी बोलते हो, नहीं हुआ है। एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं हुआ है बेटा। एक्सक्रीटरी सिस्टम साइंस स्पेशल 30 में भी नहीं हुआ है। मैम एनिमल किंगडम पढ़ा दो, एनिमल किंगडम के बाद पढ़ाएंगे, क्योंकि एनिमल किंगडम नई एनसीईआरटी से हट गया है ना, तो फिर भी मैं पढ़ाऊंगी, है ना। चलिए आ जाइए। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। सिस्टम का मतलब मैंने अभी पढ़ाया, क्या होता है सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे अंगों का समूह है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या हो गया, ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी में किसका काम करवाता है, एक्सक्रीशन का काम करवाता है, उत्सर्जन का काम करवाता है। तो उस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कह देते हैं। जैसे अगर रेस्पिरेशन का काम करवाता है उस सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, एक्सक्रीशन का काम करता है उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सक्रीशन होता क्या है, उत्सर्जन क्या होता है। बच्चों एक दिन में, अब पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई बात नहीं हुआ मुझे पता है, मैंने देख लिया बैच, तो बैच के अंदर ओपन करके एकदम सुनो। देखो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है वो सुनो। हमारी बॉडी में एक दिन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, मानते हैं बात। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है आप मुझे ये बताओ। मैम केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, दो नाम के रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक, जो आपस में रिएक्शन करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो बेटा ए प्लस बी दो रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दिए, फॉर एग्जांपल सी प्लस डी। हमारी बॉडी में मान लो कोई ए और बी नाम के रिएक्टेंट थे, ए और बी नाम के दो अभिकारक थे, उन्होंने आपस में अभिक्रिया करी, रिएक्शन करी, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सी प्लस डी नाम के दो प्रोडक्ट यानी दो उत्पाद बना दिए। अब ये प्रोडक्ट्स तो हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन बच्चों जब ये प्रोडक्ट बनता है तो साथ में क्या बनता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। अब वेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, वेस्ट का मतलब होता है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हमारे शरीर को जिसकी जरूरत नहीं है उसे हम वेस्ट कहते हैं। तो जब हमारे बॉडी में क्या, बेटा टॉपिक वाइज ही पढ़ा रहे हैं, नया टॉपिक है, चाहे आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लो चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लो। एक्सक्रीटरी सिस्टम का रेस्पिरेटरी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग चैप्टर है, एक लाइन भी सेम नहीं है। तो चाहे आप ये पढ़ो चाहे वो पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। पहले ये पढ़ लो, वो 10 दिन बाद 50 दिन बाद भी पढ़ लो तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाना आता है, आप मुझे मत बताइए कि मैम कैसे पढ़ाना है आपको। ठीक है देवेंद्र जी, मुझे पता है कैसे पढ़ाया जाता है, राइट। जो चैप्टर्स आपस में लिंक्ड होते हैं ना वो मैं एक साथ पढ़ाती हूँ वैसे भी। चलिए सुनो, मैंने कहा कि हमारे शरीर के अंदर एक दिन में केमिकल रिएक्शन हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ, सी प्लस डी नाम के प्रोडक्ट्स बने, उत्पाद बने। लेकिन जब ये प्रोडक्ट्स बनते हैं तो साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। और ये अपशिष्ट पदार्थ अगर हमारे शरीर के अंदर रह गए तो ये टॉक्सिक हो जाते हैं, ये जहरीले हो जाते हैं, और धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स को खराब करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब मैम इस वेस्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। जी हाँ, यानी कि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स है, इनको हमारी बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट जिस प्रोसेस से क्या रिमूव होते हैं, उसी प्रोसेस को आप एक्सक्रीशन कहते हैं, उसी को आप उत्सर्जन कहते हैं। इसका मतलब एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में बने हुए अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस से हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं, रिमूव का मतलब बाहर निकलते हैं, आउट होते हैं, उसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। अब अगर आपसे पूछ लूं बच्चों कि अगर हमारी बॉडी में, हमारे शरीर से एक्सक्रीशन ना हो तो क्या हो जाए, समझिए आप। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ह्यूमन बॉडी से एक्सक्रीशन ना हो तो क्या हो जाए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि मैम अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे शरीर के अंदर जमते जाएंगे, जमते जाएंगे, जमते जाएंगे, और ये तो हमारे शरीर के अंदर जहर के रूप में काम करेंगे। जी हाँ, इतना जहरीला कर देंगे हमारे ऑर्गन्स को कि हमारे ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, हमारे ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए एक्सक्रीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है, यानी कि एक्सक्रीशन इज मस्ट, एक्सक्रीशन होना ही होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हमारे इंटरनल सारे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। तो मैंने कहा ह्यूमन बॉडी में जितना भी वेस्ट बनता है उसको रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है, और जो जो ऑर्गन्स इसमें काम आते हैं इस प्रोसेस में, उन ऑर्गन्स को एक साथ मिलाकर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जी मैम, आइए अब एक बात एग्जामिनर क्या पूछता है, सुनो। एग्जामिनर पूछता है कि ह्यूमन बॉडी से जो वेस्ट निकलता है उसमें मेन कंपोनेंट क्या है, यानी कि हमारे शरीर से जो वेस्ट निकलता है, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, उन अपशिष्ट पदार्थों को हम क्या कहते
कहते हैं? तो याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी से जो वेस्ट निकलते हैं उनको हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। क्या कहते हैं बेटा? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इसका मतलब मैम ये क्या है? ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं। हाँ, हमारे शरीर से जो वेस्ट निकलता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। आप कहोगे कैसे? जैसे यूरिया, जैसे यूरिक एसिड, जैसे अमोनिया, इन सब में नाइट्रोजन होता है। ये सब हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो हमारा जो वेस्ट है उसमें सबसे ज्यादा कैसे कंपाउंड से अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या करोगे? नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। अब बात करेंगे कि कितने टाइप का एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स निकलता है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा माना जाते हैं हमारे बॉडी में। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं हमारे बॉडी में। आप बता सकते हो कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी से रिमूव करते हैं किसको? वेस्ट को। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोल देंगे? ऐसे ऑर्गन्स को हम उत्सर्जी अंग कह देंगे। अब ये कौन कौन से होते हैं वो ध्यान से समझो। नंबर 1 पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है हमारी स्किन, हमारी त्वचा। अब आप कहोगे मैम स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, स्किन से क्या निकलता है? बेटा स्किन से क्या निकलता है? पसीना, स्वेट, पसीना निकलता है। और पसीने में क्या होता है? तो जब हमारी बॉडी में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, वही पानी पसीने की सहायता से बाहर निकलता है। जब हमारी बॉडी में आयंस ज्यादा हो जाते हैं, जब हमारी बॉडी में मिनरल्स ज्यादा हो जाते हैं, तो ये आयन और मिनरल्स और पानी जो होता है ये पसीने की सहायता से बाहर निकल जाता है। इसलिए डॉक्टर कहता है कि एक्सरसाइज करते हो थोड़ा बहुत पसीना आपकी बॉडी से निकलता है तो ये अच्छी बात है, इससे आपकी किडनियां हेल्दी रहती हैं, आपकी बॉडी का इंटरनली मेटाबॉलिज्म हेल्दी रहता है। तो बेटा आप कहोगे कि मैम अगर पसीना ना निकला तो क्या नुकसान है? बेटा अगर पसीना नहीं निकलता है तो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। पसीना नहीं निकलता है तो हमारी बॉडी का टेंपरेचर खराब हो जाता है, इंटरनल तापमान, जो आपका आंतरिक शरीर का तापमान होता है वो गड़बड़ा जाता है। इसीलिए मैंने कहा कोई भी चीज जब ज्यादा बन जाती है हमारी बॉडी में वो नुकसान पहुंचाए तो उसको बाहर निकालो। तो पसीने को बाहर निकालो। तो स्वेट क्या है? पसीना क्या है? एक एक्सक्रीटरी कंपाउंड है। कहां से निकल रहा है? स्किन से निकल रहा है। अब आपको मैम स्किन से कैसे निकलता है? तो हमारी त्वचा में पसीना को बनाने वाली कुछ ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम स्वेटिंग ग्लैंड्स कहते हैं या ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं, तेलीय ग्रंथियां कहते हैं। कभी कभी आप देखते हो ना आपके बालों से, आपने बालों में तेल नहीं लगाया लेकिन फिर भी आपके बालों में ऐसे तेल आ जाता है। लड़कियों के फेस पे ऑयल आ जाता है जिसको ऑयली स्किन कहते हैं, फिर वो ऑयल पिंपल के रूप में बाहर निकलता है, पिंपल्स हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं। तो वो तेल कहां से आया? वो आपकी बॉडी में इंटरनल जो तेल था ना, जो तेल, वही तेल बाहर निकल रहा है। राइट? तो पसीना भी एक वेस्ट है बेटा। नेक्स्ट नंबर 2 पे हम लिखेंगे दूसरा जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको हम लीवर कहते हैं, उसको हम यकृत या जिगर कहते हैं। अब आपको मैम लीवर किस तरीके से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, चलिए आपको बताते हैं। लीवर बनाता है यूरिया। लीवर किसको बनाने का काम करता है? यूरिया फॉर्मेशन का काम करता है बच्चों। यकृत के द्वारा क्या बनाई जाती है? यकृत के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। अगर एग्जामिनर कभी भी आपसे पूछ ले कि ह्यूमन बॉडी में यूरिया कौन बनाता है तो आप क्या करके आओगे? यकृत, लीवर बनाता है। अब आप कहोगे मैम हमारी बॉडी में अंदर यूरिया बनता है? जी हाँ, आप जितना भी प्रोटीन्स खाते हैं, जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जब ये टूट जाते हैं तो पता है इनसे बनता है अमोनिया, अमीनो एसिड्स। और यही अमोनिया, अमीनो एसिड जो है जब लीवर के पास जाते हैं तो लीवर इनको कन्वर्ट कर देता है किसमें? यूरिया में। और यही यूरिया जो है वो हमारी बॉडी से फिर लीवर क्या करता है? इस यूरिया को खून में डाल देता है, खून जाता है किडनी के पास और किडनी क्या करता है? पेशाब की सहायता से इस यूरिया को बाहर निकालता है। फिलहाल आप इतना जानो कि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए यूरिया का निर्माण कौन करता है, आप यकृत करके आओगे। लीवर करता है। लीवर एक साइकिल चलाता है जिसको यूरिया साइकिल, यूरिया चक्र कहते हैं, जिसकी सहायता से लीवर क्या बनाता है? आपका, आप बताओगे यूरिया बनाता है। तो यूरिया वेस्ट है। अब आपको मैम अगर यूरिया अंदर रह जाए तो क्या हो जाएगा? आपका लीवर, आपका हार्ट, किडनी सबको ले डूबेगा, सबको खत्म कर देगा, सबको खराब कर देगा। तो दूसरा हो गया आपका यकृत। तीसरा आते हैं आपके लंग्स। लंग्स को बोलते हैं हिंदी में फुफ्फुस या फेफड़े। अब आपको मैम लंग्स तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है। अरे लंग्स इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हाँ, लंग्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर जो फेफड़े हैं वो क्या वेस्ट निकालते हैं? आप एक लंबी सी सांस छोड़ो, छोड़ दी सांस, हाँ जी मैम छोड़ दी। तो जब सांस छोड़ते हो तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस छोड़ते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कि नहीं बनता है? मैम आपने पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून में घुलकर हमारे दोनों फेफड़ों के पास आती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े इसको नाक से मुंह से बाहर करवा देते हैं। इसका मतलब मैम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसकी सहायता से रिमूव हो रही है? फेफड़ों की सहायता से। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट नहीं है? बिल्कुल है। आप कहोगे मैम अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर रह गया तो क्या नुकसान है? क्या नुकसान है? चलिए बताती हूं, इधर बताती हूं, उधर नहीं लिखना। मान लो आपके शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया। अब हमारे शरीर में आप जानते हैं पानी की मात्रा अच्छी खासी होती है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ने पानी से रिएक्ट कर लिया, रिएक्शन कर लिया तो क्या बना देता है? H2CO3। और H2CO3 क्या होता है? एक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। तो सोचिए हमारी बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं ये कहती हूं कि बच्चों ये CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकल जानी चाहिए और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम कौन करते हैं? हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि जो आपका लंग्स है वो कौन कौन से सिस्टम का हिस्सा है, तो लंग्स श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र दोनों का हिस्सा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों का हिस्सा है, लेकिन मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है लंग्स, ये याद रखना। चलिए 4 नंबर पे आता है हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं किडनी। किडनी को हिंदी में वृक्क भी लिखा जाता है और हम आम भाषा में गुर्दे बोलते हैं। गुर्दे, किडनी, दो किडनी होती है। किडनियां क्या बनाती हैं? बस किडनी बनाती है यूरिन। किडनियां किसको बनाने का काम करती हैं? यूरिन फॉर्मेशन का काम करती हैं, मूत्र निर्माण करती हैं, पेशाब बनाती हैं। बेटा मैंने कहा यूरिया कौन बनाता है? आपने कहा मैम यूरिया यकृत बनाता है। मैंने कहा यूरिन कौन बनाता है? तो आपने कहा किडनी बनाता है। आप जितना भी पानी पीते हो क्या सारा पानी हमारे बॉडी के अंदर अवशोषित हो जाता है? नहीं, पानी से क्या बनता है? पेशाब। और ये पेशाब बनाने का, ये यूरिन बनाने का काम किसका है? ये काम होता है किडनी का, गुर्दे का। और इसी पेशाब में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन सब कुछ होता है। तो जब आप यूरिन करते हैं तो उस यूरिन में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया ये सब कुछ आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों में से मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसको बोलोगे? मुख्य उत्सर्जी अंग किसको बोलोगे? तो हमारे गुर्दों को, किडनी को कहा जाता है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। क्यों है ये मुख्य उत्सर्जी अंग? क्योंकि बेटा ये सबसे खतरनाक वेस्ट और सबसे ज्यादा वेस्ट निकालने के काम करते हैं। और कौन है वो ऑर्गन? वो आपकी किडनी है, वो आपके गुर्दे है। आगे बताएंगे कैसे किडनी खराब हो जाती है, सारी बातें करेंगे। इसका मतलब हमारी बॉडी से वेस्ट तो 4 प्रकार का निकलता है और 4 ही प्रकार के ऑर्गन्स वेस्ट निकालने का काम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वेस्ट निकालने का काम कौन करता है? हमारे गुर्दे, हमारे किडनी। इसलिए हम कहते हैं किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे? किडनी के बारे में। कैसे हमारी किडनियां काम करती हैं, कैसे पेशाब बनता है, बनके कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, उस पेशाब के अंदर क्या क्या होता है, ये सब कुछ हम इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो क्या मेरी बात क्लियर हुई आपको? इतनी बात क्लियर होगी? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। मैंने कहा आपके गुर्दों ने, आपके किडनी ने यूरिन बनाया।
अब पता है इस यूरिन में कौन कौन सा वेस्ट होता है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है यूरिन के अंदर कौन कौन सा वेस्ट है, तो मैं नाम लिख रही हूं, यूरिन के अंदर ही होता है यूरिया। यूरिया अब आपको मैं पेशाब में यूरिया कहां से आया, अरे भैया लीवर ने यूरिया बनाया, बना के खून में डाल दिया, ये खून फिल्टर होने के लिए गुर्दों के पास गया, किडनी के पास गया, तो किडनी ने इस खून को छान के यूरिया को अलग कर दिया और उस यूरिया को पेशाब में डाल दिया और पेशाब से बाहर निकल गया, है ना। तो आपके यूरिन में एक तो यूरिया है, जी मैम, ये वेस्ट है कि नहीं, बिल्कुल है मैम। दूसरा सुनो, हमारी यूरिन में होता है एक एसिड जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं, जिसको हम यूरिक अम्ल कहते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि ये यूरिक एसिड अगर किसी बूढ़े बुजुर्ग के घुटनों में जम जाता है तो उसको बहुत दिक्कत आती है, घुटने घिसने लग जाते हैं, घुटनों से उठ बैठ नहीं पाता है, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता है, ये वही यूरिक एसिड है। तीसरा सुनो, हमारे यूरिन में होता है अमोनिया। अमोनिया फ्रेश यूरिन में जो स्मेल आती है, हमारे पेशाब में जो गंदक है ना, जो स्मेल है, वो पता है किसकी वजह से है, वो इसी अमोनिया की वजह से है। और हमारे यूरिन में ही होता है एक और कंपाउंड जिसको क्रिएटिनाइन कहा जाता है, जिसको क्रिएटिनाइन कहा जाता है, तो ये भी लिख लो, क्रिएटिनाइन। सुना है ना, डॉक्टर कहता है आपका क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ है ना, क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ है, और ये क्रिएटिनाइन जो है वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपके यकृत को खराब कर रहा है, आपकी हड्डियों को खराब कर रहा है ना। तो बच्चों ये चारों चीज सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में बनती है और यही चारों चीज हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। अब इनमें ये जो वेस्ट है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, है ना, यूरिक एसिड में भी नाइट्रोजन आता है, अमोनिया NH3 इसमें भी नाइट्रोजन आता है। इसीलिए मैंने ऊपर क्या लिखवाया था, मैंने ऊपर लिखवाया था कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट निकलता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन यूरिन इज नाइट्रोजीनियस टॉक्सिक, यानी कि मानव के पेशाब में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनाइन। तो आपने यूरिन किया तो इस यूरिन में सारी चीजें बाहर निकल गई, जी मैम। अगर किसी इंसान को 5 दिन तक पेशाब ना आए, सोचिए आप, तो क्या होगा, तो बेटा पेशाब नहीं आया तो उसके बॉडी से यूरिया नहीं निकला बाहर, यूरिक एसिड नहीं निकला, अमोनिया नहीं निकला, क्रिएटिनाइन नहीं निकला, तो ये सारी चीजें उसके शरीर के अंदर है, अंदर है तो उसके बॉडी में जहर का काम करेंगी। जहर तो सोच रहे हो वैसा जहर नहीं, यानी उसके शरीर को नुकसान पहुंचाएंगी, उसके इंटरनल ऑर्गन्स खराब कर देंगी, है ना, धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स को ले डूबेंगे ये सारी चीजें। तो यही सारी चीजें हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होती हैं, टॉक्सिक का मतलब है जहरीली होती हैं। और ये सारी चीजें किसकी सहायता से बाहर निकल जाती हैं, यूरिन की सहायता से, पेशाब की सहायता से। अगर आपके पेशाब में ये ना आ रहे हैं तो खतरे की घंटी है बेटा। इसीलिए जब कभी भी आप बीमार होते हो तो डॉक्टर या तो खून का सैंपल लेता है या पेशाब का सैंपल लेता है, यही लेता है। आपने कभी सोचा है कि यूरिन का सैंपल क्यों लेता है, क्योंकि बेटा यूरिन का तो कलर देख के डॉक्टर बता देता है कहां प्रॉब्लम है, किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, और इसी यूरिन में इन सबका अमाउंट चेक करता है। आप ये सोचिए फॉर एग्जांपल आपके पेशाब में मान लो यूरिया नहीं है, यूरिया नहीं है इसका मतलब लीवर में प्रॉब्लम है, क्योंकि यूरिया बनाना किसका काम है, लीवर का काम है ना। अगर आपके पेशाब के अंदर क्या, अगर आपके पेशाब में यूरिक एसिड अमोनिया नहीं है, इसका मतलब ये अमोनिया यूरिक एसिड अंदर ही जम रहा है, अंदर जम रहा है तो वो जहर का काम कर रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में, जी मैम। तो ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और ये हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, लेकिन इनमें से सबसे मेन कौन होता है, सबसे मेन होता है यूरिन, और इस यूरिन को बनाने का काम किडनी करते हैं, इसलिए हम कहते हैं किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी होता है, गुर्दा होता है। चलो ये हो गई बात, आप चलेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या बेटा, जैसे हम लोग तो इंसान है, ऐसे अलग अलग एनिमल्स है बहुत सारे। अगर मैं आपको बोलूं सांप, सांप क्या वेस्ट ज्यादा निकालता है, आप मुझे बताइए। मैं बोलूं मछली, तो मछली, सांप, और मैं कबूतर बोल दूं आपको, तो ये भी तो क्या है, ये भी तो लिविंग्स है ना, ये भी तो सजीव है, ये भी लिविंग्स है। इसका मतलब जैसे हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है वैसे सारे जीवों के शरीर से वेस्ट निकलता होगा, जी मैम निकलता है। तो इसी वेस्ट कंपाउंड के आधार पर जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी कंपाउंड या वेस्ट कंपाउंड, ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज, कैसे क्वेश्चंस आएंगे अभी आपको सब समझाएंगे। नंबर 1 पे आता है अमोनोटैलिक। क्या आता है बेटा, अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब क्या है आप मुझे बताओ, नाम से क्लियर है, हिंदी में लिखोगे अमोनोटैलिक जीव। और अमोनोटैलिक जीव का मतलब क्या होता है, अरे ऐसे जीव जंतु जिनके शरीर से जब वेस्ट निकलता है तो उस वेस्ट में किसकी मात्रा ज्यादा होती है, अमोनिया की मात्रा ज्यादा होती है, तो ऐसे जीव जंतुओं को आप क्या बोलते हैं, अमोनोटैलिक जीव कहते हैं। और पता है ये अमोनिया निकालने के लिए पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, इसीलिए ये जो एनिमल्स हैं ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। अब एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, आप बताओगे, जलीय जंतु, यानी कि मान जो ऐसे जीव जंतु हैं जो पानी में रहते हैं, वो जंतु कौन सा एक्सक्रीटरी कंपाउंड निकालते हैं, अमोनिया। तो हम उनको क्या कह देते हैं, हम उनको अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स कह देते हैं। एग्जांपल बताओ, पानी में कौन रहता है, फिश रहती है पानी में, जी मैम। तो बताइए जरा, मछली जो होती है वो सबसे ज्यादा वेस्ट निकालती है, तो उस वेस्ट में किसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो मछली जब वेस्ट निकालती है तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा अमोनिया की होती है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जो फिश है वो कैसा जीव है, तो आप क्या करके आओगे, अमोनोटैलिक जीव। जितने भी पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, और अमोनिया को एक्सक्रीट आउट होने के लिए पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, इसीलिए सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जब वो वेस्ट निकालते हैं तो उनमें अमोनिया की मात्रा ज्यादा होती है, राइट मैम। आजा दूसरे जीवधारी कौन से हैं, नंबर 2 पे क्या आते हैं, नंबर 2 पे आते हैं यूरियोटैलिक। क्या आते हैं, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, और हिंदी में हम इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम यूरियोटैलिक जीव। नाम से क्लियर है, अरे ऐसे जीव जंतु, ऐसे जीवधारी जब वो वेस्ट निकालते हैं तो उस वेस्ट में यूरिया की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें यूरिया की मात्रा ज्यादा हो, तो उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, उन्हीं को हम यूरियोटैलिक कह देते हैं। हाँ, मछलियां सारी यहीं आएंगी बेटा जो पानी में रहती हैं, सारी मछलियां यहाँ, यहीं पे मछली आती है, यहीं पे डॉल्फिन आती है, यहीं पे वेलफिश आती है। मैंने एक लाइन में बता दिया एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं सब यहीं आते हैं। अब एक्वेटिक एनिमल्स आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो बेटा, है ना। चलो ऐसे जीवधारी जो यूरिया निकालते हैं, इसके एग्जांपल सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। एग्जांपल बताइए, तो ह्यूमंस, मनुष्य जाति यूरिया निकालती है, जी हाँ। एनिमल्स, एनिमल्स जितने भी सारे एनिमल्स हैं, गाय भैंस है ना, आपने देखा है ना, गाय और भैंस के गोबर को हम कहां डालते हैं, खेत में डालते हैं। क्यों डालते हैं, कभी सोचा है, क्योंकि गाय भैंस के गोबर में यूरिया होता है, और यूरिया एक फर्टिलाइजर होता है, यूरिया एक खाद के रूप में काम करता है। तो गोबर क्या करते हैं, गोबर को हम खेत में डाल देते हैं, इससे फसल अच्छी होती है। तो जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स गाय भैंस, आप लिख सकते हो बेटा, आपको लिखना है, आप लिख लेना, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली भेड़ ये सब यहीं आएंगे, और हम ह्यूमंस, हम यूरियोटैलिक जीव हैं, जी मैम। आ जाइए 3 नंबर पे जो आता है वो आता है बेटा यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, यूरिकोटैलिक
ऐसे जीवधारी जो क्या निकालते हैं, जो यूरिक एसिड ज्यादा निकालते हैं, उनको यूरिकोटैलिक जीव कहते हैं। ऐसे जीव जंतु, एक मिनट बेटा, मेरा कंप्यूटर ना शट डाउन होने जा रहा है, वो उस पे चला गया ऑटोमेटिक, एक मिनट, ऑटोमेटिक अपडेट पे चला गया। ठीक है, हो गया। हाँ जी, यूरिकोटैलिक जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जब वो वेस्ट निकालते हैं तो उसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है? यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, उन्हें हम यूरिकोटैलिक जीव कहते हैं। एग्जांपल आप लिख सकते हो बेटा, एग्जांपल में लिख लो स्नेक, सांप, एग्जांपल में लिख लो लिजर्ड, छिपकली, एग्जांपल में लिख लो बेटा आप बर्ड्स यानी पक्षी। जो पक्षी होते हैं, और जो सांप छिपकली, सांप छिपकली कहाँ आते हैं? रेप्टाइल्स में आते हैं, है ना, रेप्टाइल्स में आते हैं, और बर्ड्स का मतलब पक्षी, अब पक्षियों में तो सब आगे आप लिख लोगे। ये जब वेस्ट निकालते हैं तो उसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। नंबर 4 पे जो आता है वो आता है गुआनोटैलिक, गुआनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। अब ये गुआनोटैलिक का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जंतु, गुआनोटैलिक का मतलब होता है जिनके एक्सक्रीटरी कंपाउंड में किसकी मात्रा ज्यादा हो? जिनके एक्सक्रीटरी कंपाउंड में गुआनिन की मात्रा ज्यादा हो। बच्चों इससे पहले हमने गुआनिन कहां पढ़ा था, आप मुझे बताओ। मैंने अभी पढ़ाया, लास्ट चैप्टर में आपको गुआनिन के बारे में पढ़ाया था, याद है? डीएनए की स्ट्रक्चर में एटीसीजी, है ना, एटीसीजी। तो जी4 क्या था? गुआनिन। और क्या था गुआनिन? एक नाइट्रोजनियस बेस था, एक नाइट्रोजन युक्त क्षार था। तो यहां पर भी ये गुआनिन क्या होगा? एक नाइट्रोजन युक्त क्षार है। गुआनिन निकालते हैं कुछ जीव, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम गुआनोटैलिक कहते हैं। एग्जांपल स्कॉर्पियन, बिच्छू। दो एग्जांपल लिखने हैं आपको इसके। स्कॉर्पियन जिसको हम क्या कहते हैं? बिच्छू कहते हैं, और दूसरा आप बताओगे स्पाइडर्स। स्पाइडर्स का मतलब हो गया मकड़ी, स्पाइडर्स का मतलब हो गया मकड़ी। तो अब देखो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा अमोनोटैलिक का एग्जांपल बताओ। तो अमोनोटैलिक के एग्जांपल में आपको क्या ढूंढना है? मछली। और क्या ढूंढना है आपको? डॉल्फिन ढूंढना है। किसी मछली का नाम दिया होगा, डॉल्फिन दिया होगा, वेल फिश दिया होगा, है ना, यानी वेल फिश यानी वेल मछली। अब ये डॉल्फिन और वेल फिश फॉल्स फिश होती है, ये वास्तविकता में मछली नहीं है, ये आपको आगे पढ़ाएंगे ये चीज, है ना, ठीक है। लेकिन रहती पानी में है तो ये अमोनिया निकाल देती है। अगला सुनो बेटा, यूरियोटैलिक में कौन आता है? आपसे पूछे तो यूरियोटैलिक में ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गया, फ्रॉग, मेंढक भी यही आता है। अगर आपसे पूछे यूरिकोटैलिक यानी यूरिक एसिड ज्यादा कौन निकालता है, तो हो सकता है सांप ऑप्शन में हो सकता है छिपकली ऑप्शन में हो सकता है कोई पक्षी, यानी कि कोई पक्षी का नाम दे दिया हो, वो हो सकता है। और गुआनोटैलिक कौन है? तो आप क्या करके आओगे? स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स। तो 4 प्रकार के इस धरती पे जीव हैं जो किस किस तरीके का कैसा वेस्ट निकालते हैं। अब आप मुझे बताइए कि हमारे वेस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? यूरिया की होती है, तो हम यूरियोटैलिक है, यूरियोटैलिक, ठीक है जी मैम। चल चल आ जाइए, ये हो गई बात कि एक्सक्रीशन क्या होता है, कितने तरीके से एक्सक्रीशन निकल सकता है, और आपको ये पता लग गया कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उनमें से सबसे मेन कौन है। तो हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो गया? किडनी। तो अब हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे? किडनी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। किडनी को हिंदी में हम वृक्क कहते हैं। क्या करता है किडनी, किस तरीके से पेशाब बनाता है, किडनी की सेल्स क्या होती है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। आइए जरा सबसे पहले वो ब्रांच जिसमें हम किडनी के बारे में स्टडी करते हैं, गुर्दे के बारे में, वृक्क के बारे में अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को बोलते हैं हम नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी बेटा, नेफ्रोलॉजी वो ब्रांच होती है जिसमें किडनी यानी गुर्दों के बारे में पढ़ते हैं, और ऐसे डॉक्टर्स आगे चलकर क्या कहलाते हैं? आगे चलकर कहलाते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। तो भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन अगर आपकी किडनी खराब हो जाए, अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, आपकी किडनी में कोई बीमारी हो, तो आप जिन डॉक्टर्स के पास जाओगे उनको क्या बोलेंगे? उनको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे, उनको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है कि किडनियों की लोकेशन क्या है। मुझे आप लोग बता सकते हैं किडनी कहां होती है? हाँ जी, किडनी का लोकेशन क्या है, कहां होती है किडनी? किडनी एक जोड़ी होती है, ठीक है, एक जोड़ी होती है, लेकिन कहां होती है किडनी, अगर कोई आपसे पूछे तो। हाँ देखो, किडनी होती है हमारे पेल्विस एरिया में, इस एरिया को पीछे की तरफ, बायोलॉजी में पीछे, ये जो पिछला हिस्सा है ना, इसको बोला जाता है डोर्सल। डोर्सल का मतलब होता है पृष्ठीय भाग, पीछे की तरफ यहाँ किडनी होती है यहाँ। तो अगर किसी इंसान का किडनी निकलता है तो उसको यहाँ पे स्टिचेस आते हैं, यहाँ पे टांके आते हैं बेटा, इस हिस्से में। तो आप क्या बताओगे? हमारे पेल्विस भाग में। और पेल्विस का मतलब क्या होता है? श्रोणी भाग में। पेल्विस का मतलब होता है श्रोणी भाग में। कभी कभी कुछ किताब वाले लिख देते हैं पेल्विक कैविटी, तो वो भी सही है, पेल्विक कैविटी भी सही है। एक कह रहा है मैम किडनी बॉडी में होती है, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके शरीर में ही किडनी होती है। लिख दीजिए पेल्विस एरिया को बोलते हैं श्रोणी भाग, श्रोणी भाग, या कभी कभी पेल्विक कैविटी लिखा हुआ हो ना, तब भी आप उसको सही कर देना, राइट मैम। वन पेयर होती है जी मैम, वजन में कितनी होती है? हाँ जी, किडनियों का वेट कितना होना चाहिए, कितना वजन होना चाहिए, बताइए जरा कितना। आप बताओगे 150 से 160 ग्राम, 150 से 160। हाँ, लड़के लोगों की किडनी का थोड़ा सा वजन ज्यादा हो सकता है, फीमेल का जो किडनी का वजन होता है वो कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो कभी कभी अगर लिखा हुआ हो तो 150 से 160 हम कंसीडर करते हैं मेल बॉडी में, जबकि फीमेल बॉडी में 130 से लेकर 140 ग्राम की किडनी होती है। कितनी छोटी सी बेचारी, फीमेल में इतनी होती है, यही वजन होता है, यही होता है। हाँ, लड़कियों की किडनी का वजन थोड़ा बहुत कम हो सकता है। क्यों होता है? मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया था कि हमारे ऑर्गन्स का जो वजन है वो हमारे शरीर के वजन के आधार पे होता है। तो अगर आपने देखा ना कि लड़कों का फिजिक ऐसा ही होता है जनरली, कि उनका लड़कियों के मुकाबले वजन ज्यादा होता है, तो थोड़े बहुत इनके ऑर्गन्स थोड़े बहुत, जैसे लड़कों का हार्ट भी बड़ा होता है लड़कियों के मुकाबले में, लड़कों के दिमाग का वजन थोड़ा ज्यादा होता है, आपने सुना होता है ना, दिमाग का वजन भी 100-150 ग्राम ज्यादा हो जाता है, लड़कों के हार्ट का भी 10-20 ग्राम ज्यादा हो जाता है, लड़कों के किडनियों का भी थोड़ा बहुत क्या हो जाता है वजन, आप कहोगे थोड़ा बहुत ज्यादा कम होता है, लड़कियों का कम, लड़कों का ज्यादा हो जाता है, राइट जी मैम। आज किडनी किस कलर की होती है? मैं नेचुरल कलर की बात कर रही हूँ। हाँ, किडनी खराब होने के बाद तो भैया अलग कलर की दिखती है। नेचुरल जो आपकी किडनी का कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, लाल भूरे रंग की होती है। किडनी और जो हमारा लीवर होता है ना, यकृत, उन दोनों का सेम ही कलर होता है, सेम ही कलर होता है। चलिए आपको गूगल करके किडनी दिखाते हैं, आज मैंने स्लाइड तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की लगाई थी ना, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से आपको किडनी दिखाती हूँ, किडनी का कलर कैसा होता है, ठीक है। किडनी डायग्राम कैसी होती है किडनी, ये रही आपकी किडनी, ऐसी होती है आपकी किडनी, दिख रहा है? लाल भूरा से लग रहा होगा आपको कलर, लोहे पे जब जंग लगता है तो लोहे का कलर लाल भूरा हो जाता है, ठीक, जंग लगे हुए लोहे के जैसा ऐसा कलर होता है आपका, ऐसा, ये होती है किडनी। बाहर से ऐसी दिखती है, लेकिन अगर आप किडनी को माइक्रोस्कोप से देखते हो, कट करके एनाटॉमी करके, तो बेटा ऐसी दिखती है। ये सारा पढ़ाएंगे आपको अभी, ठीक है जी मैम। आ जाइए नेक्स्ट क्या,
आ जाइए, अगला पॉइंट क्या है, ये किडनी आपको दिखने में कैसा लग रहा है? बीन के जैसा, राजमा के जैसा, सोयाबीन के जैसा। तो अगर किडनी का शेप पूछ ले आपसे कि किडनी का शेप कैसा होता है, कैसी होती है दिखने में, तो बीन शेप की होती है, या कुछ किताब वाले देते हैं सोयाबीन जैसी, ठीक है, सोयाबीन के शेप की होती है। अब सोयाबीन तो आपने देखा ही होगा, लोबिया खाते होंगे आप, लोबिया के आकार की, सोयाबीन के जैसी, इनकी जैसी होती है किडनी का शेप। ये किडनी का शेप हो गया। अब बात करते हैं कि हमारी जो किडनी है, इस किडनी के अंदर जो सेल्स होती हैं, किडनी एक ऑर्गन है और ऑर्गन किससे बनता है? ऑर्गन हमेशा सेल से बनते हैं, कोशिकाओं से बनते हैं। तो किडनी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है? किडनी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको नाम दिया जाता है नेफ्रॉन्स। बच्चों जैसे आपने पढ़ा होगा कि ब्रेन की सेल्स को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। वैसे ही किडनी की सेल्स को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं, नेफ्रॉन्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए नेफ्रॉन सेल्स कहां होती हैं, तब क्या करोगे? नेफ्रॉन्स हमारे किडनी में होते हैं। ये आपका एक किडनी है ऐसा, और इस किडनी के अंदर ऐसे छोटी-छोटी सेल्स होती हैं, और इन्हीं सेल्स को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। जैसे ब्रेन में होती है न्यूरॉन्स, जैसे आपके खून में होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जैसे आपके लंग्स में होती है एल्वेलाई, वैसे ही किडनी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। बात ये आती है कि ये नेफ्रॉन्स कितने होते हैं? तो बेटा 1 मिलियन, 1 से सवा मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख ना, 1 मिलियन पर किडनी। हाँ, एक किडनी में 1 मिलियन तक नेफ्रॉन्स हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं। 10-12 लाख, 10-12, साढ़े 12 लाख, लेकिन एग्जाम में आता है तो 1 मिलियन ऑप्शन रहता है। या आपको किडनी में पथरी कैसे होती है बताएंगे, रुको राहुल जी सब बताएंगे। पथरी कैसे होती है, कैसे बनती है, बन जाए तो क्या करना चाहिए, सब बताएंगे। हमारे गुर्दे के अंदर 1 मिलियन से भी ज्यादा नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। और पता है इन नेफ्रॉन्स को क्या कहते हैं? इन्हीं नेफ्रॉन्स को कहते हैं यूनिट ऑफ किडनी। इन्हें क्या कहते हैं हम? यूनिट ऑफ किडनी। यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई। बेटा फेफड़ों की इकाई, इकाई का मतलब है, सॉरी फेफड़ा नहीं, गुर्दे, गुर्दे की जो इकाई है उसको हम क्या कहते हैं? गुर्दे की इकाई को कहा जाता है नेफ्रॉन। इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। यूनिट का मतलब क्या? सेल्स। सेल्स। अगर मैंने आपको ये बोला कि हमारी किडनी यूरिन बनाती है, पेशाब बनाती है, तो बेटा किडनी तो ऑर्गन है, तो ये पेशाब बनाने का काम कहां हो रहा है? किडनी के अंदर कहां हो रहा है? तब आप क्या करोगे? तब आप कहोगे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स में हो रहा है। ठीक है जी मैम। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ जो आप लोग डेली लाइफ में सुनते हो। आपने सुना होगा कि इंसान की अगर एक किडनी खराब भी हो जाती है तो इंसान दूसरी किडनी पर भी जिंदा रहता है। जी बिल्कुल सही बात है। या आपने सुना होगा ऐसे हम लोग मजाक में नहीं बोलते एक किडनी दे दो, बेच दो, आईफोन खरीद लो, आजकल बोलते हैं ना ऐसा। सुनो ऐसा क्यों होता है? फेफड़े भी तो दो होते हैं हम लोगों में। कभी ये सुना है कि इंसान का एक फेफड़ा खराब हो जाए तो दूसरे फेफड़े पे जिंदा रह सकता है इंसान? नहीं सुना होगा आपने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुनो, अगर किसी इंसान की एक किडनी खराब हो जाती है तो वो दूसरी किडनी से 10-12 साल तो बहुत आराम से जिंदगी जी सकता है, बहुत आराम से, मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम आराम से जिंदगी जी सकता है। ऐसा क्यों होता है मैम? किडनी में ऐसा क्यों? तो सुनो इसके दो कारण होते हैं। एक कारण है कि आपकी दो किडनियां ऐसे, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली। ठीक है बेटा, ये दोनों किडनियां ना पार्ट्स में होती हैं। पार्ट का मतलब होता है भाग, ये अलग अलग भाग में होती हैं। ये लेफ्ट वाली राइट वाली है, ये इंटरनली कनेक्टेड नहीं है सेल्स के थ्रू। इसको इस किडनी से मतलब नहीं है, इसको इससे मतलब नहीं है। अगर इसको यहां से काट दिया तो बेटा ये वाली किडनी अपना एज इट इज काम करेगी, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिकॉज किडनी पार्ट्स में होती है, भागों में होती है, अलग अलग होती है। और एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है, और डॉक्टर कहते हैं 1 मिलियन नेफ्रॉन से 10-12 साल तो बहुत आराम से इंसान जिंदा रह सकता है। 10 से 12 साल तो उसके खून से यूरिन आराम से फिल्टर हो सकता है। यही कारण होता है कि अगर किसी इंसान की एक किडनी खराब भी हो जाती है तो वो इंसान दूसरी किडनी से सर्वाइव कर लेता है। अब सुनो, फेफड़े में ऐसा क्यों नहीं होता? जो आपके लंग्स होते हैं ना, वो आपको दिखते अलग अलग है। हाँ, ये दो फेफड़े दिखेंगे आपको ऐसे, लेकिन लंग्स होते हैं लोब्स में बटे हुए। अब मैंने लोब्स क्या होती है बहुत सुना है हमने, एक्सटीरियर लोब, इंटीरियर लोब। लोब का मतलब होता है दो अलग अलग है, दो अलग अलग ऑर्गन है, लेकिन इंटरनली वो सेल्स की सहायता से आपस में जुड़े हुए होते हैं, बस वो दिखने में अलग अलग दिखते हैं आपको। तो अगर मैंने इसको काटा तो भैया इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसमें सेल्स आपस में जुड़ी हुई है। इसीलिए हम कहते हैं कि किडनी जो होती है वो हम डोनेट कर सकते हैं, एक किसी को हम जान भी बचा सकते हैं, एक किडनी हम अगर हमारी खराब भी हो जाए तो हम दूसरी किडनी से जिंदा भी रह सकते हैं। लेकिन फेफड़ों के साथ ऐसा नहीं होता है। अब बच्चों दोनों किडनी खराब होने के बाद भी इंसान जिंदा रह सकता है, वो कैसे रहेगा अभी आपको हम समझाते हैं। ठीक है जी मैम, आ जाइए। तो ये बात समझ में आया कि किडनी के अंदर क्या होती है? सेल्स, और किडनी की सेल्स क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। अब अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि प्यारे बच्चों मुझे बताओ किडनी का काम क्या है? हाँ जी, गुर्दों का काम क्या है? क्या काम करते हैं गुर्दे? तो प्यारे बच्चों सुनो, गुर्दों का काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। गुर्दों का काम क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और हिंदी में लिखना रक्त को छानना। रक्त या रुधिर या खून को छानना, आप कुछ भी लिख सकते हैं। खून को छानना, खून को फिल्टर करने का काम किसका होता है? खून को फिल्टर करने का काम होता है आपके दोनों गुर्दों का। अब मैम खून को फिल्टर क्यों करना पड़ा, वो सुनो आप ध्यान से। हमारे खून में सब कुछ घुला हुआ होता है। खून में पानी, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनाइन, ये सब खून में है। इसलिए जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आपका खून का सैंपल लेते हैं डॉक्टर, है ना, यही करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे खून में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ खराब चीजें होती हैं। अच्छी चीजों की जरूरत हमेशा जरूरत हमारी बॉडी को होती है। खराब चीजें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं उसकी हमारे शरीर के अंदर जरूरत नहीं होती है। जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब हमारी बॉडी के टॉक्सिक है, मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो खून जो है वो सारा का सारा खून हमारी बॉडी से ऐसे किडनीज में आता है, दोनों में, ऐसे दोनों किडनियों में खून आएगा। अब किडनी क्या करती है? किडनी इस खून को छानती है, इस खून को छानती है, और छान के जो अच्छी चीजें होती हैं जिनकी जरूरत हमारे शरीर को होती है उसका किडनी एब्जॉर्प्शन कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। और जो खराब चीजें होती हैं, जो टॉक्सिक चीजें होती हैं, वो किडनी क्या करती है? यूरिन की सहायता से, पेशाब की सहायता से हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, खून को छानना। खून को छान के क्या करती है किडनी? किडनी यूरिन बनाती है, यूरिन फॉर्मेशन करती है, यानी कि पेशाब या मूत्र बनाती है। और इस पेशाब में क्या होता है? टॉक्सिक चीजें होती हैं, जहरीली चीजें होती हैं, और जब पेशाब बाहर जाता है तो ये सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स बाहर चले जाते हैं। तो आप सोचिए, अगर किसी इंसान की दोनों किडनियां खराब हो जाए, दोनों किडनियां खराब हो जाए तो क्या नहीं होगा, समझने की कोशिश करना। तो उसका खून फिल्टर नहीं होगा। जी मैम। और जब खून फिल्टर नहीं हुआ तो बेटा पेशाब नहीं बनेगा, यूरिन नहीं बनेगा,
और यूरिन नहीं बनेगा तो टॉक्सिक शरीर से, जहरीले पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकले, इसका मतलब वो पदार्थ अंदर ही घूम रहे हैं, तो अंदर ही वो आपके सारे ऑर्गन्स को खराब कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब किसी इंसान की दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं तो डॉक्टर कहता है आप किडनी का डोनर ढूंढ लो। अब किडनी का डोनर मिलना इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर आपके अच्छे कर्म हैं, आपने भी कभी किसी जिंदगी में अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, तो हो सकता है आपको कोई ना कोई डोनर मिल जाए, उसकी किडनी आपको लगा दी जाए, आपका ब्लड ग्रुप अगर उसके ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा है तो आपकी किडनी, आपको उसकी किडनी ट्रांसप्लांट करके आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। लेकिन किडनी का डोनर आपको कोई अपनी किडनी क्यों दे देगा? ऐसा आपने क्या कर लिया, है ना? तो अब आपके पास एक ऑप्शन रहता है, क्या? आर्टिफिशियल तरीके से खून को छानना। बेटा किडनी तो हमारी नेचुरल है ना, तो हमारी किडनी जब तक काम कर रही है तो वो नेचुरल तरीके से ब्लड को फिल्टर कर रही है। लेकिन अब इसी प्रोसेस को आप एक मशीन की सहायता से करने लग जाएं तो मशीन तो आर्टिफिशियल है। तो हम आर्टिफिशियल तरीके से जब हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं एक मशीन की सहायता से, तो उसे कहा जाता है क्या? डायलिसिस करवाना। आपने सुना होगा प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनियां खराब है ना, और काफी समय से खराब है, फिर भी वो हमारे सामने है और हम तो दुआ यही करते हैं कि वो हमेशा इस जिंदगी में रहे और खुश रहे, अच्छे से ऐसे ही लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते रहे, है ना? बेटा तो वो जिंदा कैसे है? तो बेटा जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनके साथ पूरी एक टीम चलती है डॉक्टर्स की, नेफ्रोलॉजिस्ट की। उनका हर दिन या हर डेढ़ दो दिन में, हर दो ढाई दिन में, वो डिपेंड करता है उन्होंने कितना खाना पानी कितना पिया कैसे, है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो कैसे होता है उनका खून कैसे छनता है? तो बेटा कैसे छनता है तो सुनो, ये मशीन है, इस मशीन को बोला जाता है डायलाइजर। इस मशीन को बोलते हैं डायलाइजर मशीन, जो किडनी आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है। तो जिस पेशेंट का होना होता है उस पेशेंट का सारा खून इस मशीन के अंदर जाता है, और जैसे हमारी किडनी खून को छानती है ठीक ऐसे ही ये डायलाइजर मशीन जो होती है, डायलाइजर मशीन जो होती है, यही मशीन खून को छान देती है और इधर की तरफ यूरिन टॉक्सिक चीजें फेंक देती है, ये आउट हो गया, बाहर गया, और खून वापस ऐसे जाता है बॉडी में। सेम प्रोसेस डेढ़ दो दिन बाद फिर करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी तो पीते हैं तो बॉडी में पानी से पेशाब बनता है। वो डिपेंड करता है प्यारे बच्चों कितना खाना पीना है, उनका कैसा लाइफस्टाइल है, कि आज आज ही उनका डायलिसिस होना है या दो दिन बाद होना है, लेकिन इस प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस करवाना। डायलिसिस करवाना, जब हम खून को एक मशीन की सहायता से छानते हैं और पेशाब और टॉक्सिक चीजें बाहर निकालते हैं तो उसको डायलिसिस करवाना कहते हैं, और जो मशीन यहाँ पे काम आती है उसको डायलाइजर मशीन कहते हैं। तो इंसान दोनों किडनी खराब होने के बाद भी कैसे जिंदा रहता है? तो इस मशीन की सहायता से जिंदा रहता है। ये बात आपको याद रखना है। मैम क्या ये मशीन बॉडी में लगा सकते हैं? बेटा इतनी बड़ी होती है, कहाँ लगाओगे तुम बॉडी में? हाँ, कहाँ लगाओगे तुम बॉडी में? हर कोई खेल थोड़ी चल रहा है, राइट? तो याद रखना कि किडनी, एक किडनी पर भी जिंदा रह सकते हैं। किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, फिल्टर करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे खून में टॉक्सिक होते हैं, और यही जहरीली चीजें यूरिन की सहायता से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? यूरिन फॉर्मेशन कहलाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारी किडनियां ब्लड को फिल्टर करती हैं और कैसे कैसे पेशाब बनता है, कैसे कैसे पेशाब बनता है, और ये कहां पे होता है ये काम। अगर मैं आपसे बोलूं किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करके पेशाब बना रही है, तो किडनी थोड़ी ना काम कर रहा है, किडनी की सेल्स काम कर रही है। और किडनी की सेल्स को हम क्या कहते हैं? किडनी की सेल्स को हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो ये काम कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। तो हमें एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ेगी बेटा, कि कैसे नेफ्रॉन्स जो होते हैं किडनी के अंदर वो ब्लड को फिल्टर करके पेशाब बना देते हैं। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? बड़ा चैप्टर नहीं है, कल परसों दो हो सकता है, कल ही खत्म हो जाए, थोड़ी लंबी क्लास कर ली तो, नहीं तो परसों खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा, परसों तो क्वेश्चंस करवा के खत्म कर देंगे इसको, ठीक है? ओके, ओके बच्चों। और जो बच्चे कह रहे हैं हमारे बैच में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं हुआ है, बेटा मैं सब कुछ करवाऊंगी, एक एक चैप्टर करवाना मेरी जिम्मेदारी है, डोंट वरी, सब कुछ मैं करवाऊंगी।